हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 16 फरवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कल का रिवीजन करेंगे क्विकली, फिर बढ़ेंगे आज की करंट अफेयर की तरफ। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय समावेशन गठबंधन सम्मेलन आयोजित किया गया। पीएम मोदी जी यूएई की यात्रा के दौरान भारत और यूएई से 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की है। आईसीएआई के नए अध्यक्ष रणजीत कुमार अग्रवाल नियुक्त किए गए हैं। और नीति आयोग ने ग्रो नाम से एक पहल शुरू की हुई है बंजर भूमि को बदलने के लिए। ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। और ओडिशा राज्य सरकार ने युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए स्वयं योजना शुरू की है। और त्रिनिदाद और टोबैगो एक देश है दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट का। इसने अपतटीय तेल रिसाव के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। भारत ने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 2 पुरस्कारों का नाम अब बदल दिया गया है और कुछ और पुरस्कारों की पुरस्कार धनराशियां बढ़ा दी गई हैं। इंदिरा गांधी पुरस्कार और राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार, इन दोनों पुरस्कार से नाम हटा दिया गया है। यानी इंदिरा गांधी पुरस्कार से इंदिरा गांधी और नरगिस दत्त पुरस्कार से नरगिस दत्त का नाम हटा दिया गया है। जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड पुरुषों में सामर जुजफ और महिलाओं में एमी हंटर ने जीता है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले इसकी पीडीएफ और क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, तो आप फ्री क्विज फ्री पीडीएफ के लिए एमजेटी ऐप डाउनलोड जरूर करके रखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 15 फरवरी को। ध्यान रहे, 4 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड कैंसर डे और 15 फरवरी को मनाते हैं इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे। बच्चों के लिए कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बच्चों में भी बहुत सारे कैंसर होते हैं और 2002 से ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है। वैसे विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। ये जो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया इस बार 4 फरवरी को, इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप, ये इसकी थीम थी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस समझ में आ गया। ये दिवस है महत्वपूर्ण फरवरी के, इनको आप रिकॉल कर सकते हैं। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि इसका अभी हम लोग रिवीजन किए थे कुछ दिन पहले। आगे, किस देश ने अपनी पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये सऊदी अरेबिया की सबसे लग्जरियस ट्रेन होने वाली है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। ये सऊदी अरब में लॉन्च की जाएगी। ये इमेज जो है हालांकि एआई की मदद से बनाया गया है और ये एक प्रकार से मतलब कि प्रैक्टिकल इमेज नहीं है, रियल इमेज नहीं है, ये एक सिंबॉलिक इमेज है। लेकिन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट जो है सऊदी अरेबिया में कुछ इस प्रकार से अपनी लग्जरियस ट्रेन चलाएगा। तो डेजर्ट में होगी लग्जरी ट्रेन, 800 मील की ये यात्रा करेगी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद से लेकर ये उत्तर पश्चिम में जॉर्डन की सीमा तक जाएगी। तो काफी लंबी ये दूरी भी कवर करेगी। यात्रियों को सऊदी अरब की यात्रा पूरा ये पेश कराएगी। एक पर्यटन के रूप में ये लॉन्च की जा रही है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, सऊदी अरब आया है। सऊदी अरब के बारे में देखो, सऊदी अरब है कहाँ पर? तो देखोगे अगर आप एशिया के मैप में, यहाँ पर दिखेगा आपको अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप इधर आओगे तो ये जो बड़ा सा देश दिख रहा है ना, ये है सऊदी अरब। ठीक है, अरब देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब में रियाद राजधानी से लेकर के ये इधर जॉर्डन बॉर्डर तक ये चलेगी पूरा। सऊदी अरब की राजधानी क्या होती है? रियाद होती है। यहाँ की करेंसी रियाल होती है। यहाँ की संसद का नाम मजलिस अल सूरा होता है। तो रियाद रियाल मजलिस अल सूरा याद रखना, रियाद रियाल मजलिस अल सूरा, मजलिस अल सूरा। ठीक है ना, इसकी संसद का नाम भी पूछा जा सकता है आपसे। और यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, तो वो हैं क्राउन प्रिंस। अच्छा एक चीज और, अपना जो आईमेक जो डील हुआ था, आईमेक यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये भी तो G20 के बाद जब इसके अनाउंसमेंट किया गया था, तो ये भी तो गुजरात से निकल करके यूएई जाता है। यूएई में होते हुए फिर सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से जॉर्डन और जॉर्डन से फिर ऐसे निकल करके ये इधर जाता है ग्रीस में, और ग्रीस से फिर इटली वगैरह जाते हुए यूरोप को कवर करता है। तो ये आईमेक जो कॉरिडोर है
ये भारत ने इंट्रोड्यूस किया था इन देशों के साथ मिलकर के जब G20 समिट हुई थी अपनी तब। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने काजी नेमू को अपना आधिकारिक राजकीय फल घोषित किया? तो काजी नेमू जो है ये असम का अब ऑफिशियल फ्रूट होगा, स्टेट फ्रूट होगा, राजकीय फल होगा। ठीक है, काजी नेमू। काजी नेमू एक प्रकार से नींबू है और ये काफी यूनिक नींबू है, वहाँ के रीजनल क्षेत्र में उगाया जाता है ये काजी नेमू नाम से। अपनी अनूठी सुगंध और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए ये जाना जाता है। तो अब यहाँ का आधिकारिक राजकीय फल होगा। अच्छा, इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। 2009 में ही इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग दिया जा चुका है काजी नेमू को। तो ये इसका राजकीय फल है। आगे बढ़ते हैं, अब असम के बारे में जानते हैं। असम अगर आप मैप में देखोगे तो यहाँ पर दिखेगा, दिसपुर इसकी कैपिटल होती है। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर 7 नेशनल पार्क हैं, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रूगढ़ सेखुआ और देहिंग पटकाई। हफलोंग, चंडूबी, दिघाली पुखरी, शिवसागर, तमरंगा, डिगबोई, दीपोर, सोनबिल और देहिंग लेक ये प्रमुख झीलें हैं यहाँ पर। तो झीलों की संख्या भी आप देख रहे हो बहुत सारी है। एक नदी है, नदी द्वीप है, सॉरी, माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप है, ये याद रखना, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये ब्रह्मपुत्र नदी जब आती है असम में ना, तो वो बहुत चौड़ी हो जाती है, 8 किलोमीटर की चौड़ाई हो जाती है। तो उसी 8 किलोमीटर की चौड़ाई में बीच में ही माजुली द्वीप बन जाता है। तो ये नदी पर बना द्वीप है और दुनिया में सबसे बड़ा है, इसलिए इसे कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो कहाँ पर है? असम में है माजुली नदी द्वीप। ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा जिलों की संख्या यहाँ पर 33 है। विधानसभा में 126 सीट जाती है, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 7 सीट यहाँ से जाती है। लोक नृत्य की बात करें तो बिहू नृत्य मनाया जाता है। 3 प्रकार के बिहू नृत्य होते हैं, भोरताल नृत्य, खम्बालिम होता है। इसके अलावा सात्रिया याद रखना, सात्रिया ये भी यहाँ के प्रमुख हैं लोक नृत्य में। आगे, हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस देश को शतरंज ओलंपियाड की मसाल सौंपी? तो दोस्तों, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने अभी हंगरी को, हंगरी एक कंट्री है, ठीक है ना, यूरोपियन कंट्री है हंगरी, तो इसको शतरंज ओलंपियाड की मसाल सौंपी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है अगला आयोजन इनके हाथ में दे दिया गया है। अभी आपको याद होगा शतरंज ओलंपियाड भारत ने पहली बार किया था आयोजन, चेन्नई में जब आयोजित हुआ था, है ना, चेन्नई में भारत में आयोजित किया गया था शतरंज ओलंपियाड। तो अब आयोजन तो हो गया सक्सेसफुली, तो अब अगला आयोजन जब यहाँ होगा उससे पहले यहाँ वाली मसाल इनको सौंपी जाएगी। ये मसाल हमेशा जलती रहती है। पहली बार मसाल रिले भी पहली बार भारत ने, जब मतलब भारत में आयोजन होता था उसी टाइम पर पहली बार ऐसा हुआ कि शतरंज में ओलंपियाड में मसाल रिले शुरू किया गया था पहली बार। ठीक है, तो अब ये मसाल की प्रथा शुरू हो गई है, तो मसाल इनको सौंपा जा रहा है ना। तो अब अगला आयोजन मतलब कहाँ होने वाला है? हंगरी में होगा, हंगरी के बुडापेस्ट में होगा। चेन्नई में हुआ था 2022 के लिए 44वां चेस ओलंपियाड, ये 45वें के लिए होगा बुडापेस्ट हंगरी में। शतरंज के लिए है ये ओलंपियाड, ये भी ध्यान रखना। भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष हैं संजय कपूर। आगे, फरवरी 2024 में भारत के निम्न में से कौन से चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पूरा कर सेवानिवृत्त हुए? तो फरवरी 2024 में दोस्तों अनूप चंद्र पांडे जी अपना कार्यकाल पूरा किए और अब ये रिटायर हो गए हैं। एक्चुअली में चुनाव आयोग के लिए जो भी सदस्य होते हैं या अध्यक्ष होते हैं उनमें ये भी रहता है कि इतना साल तक तो आप रह ही सकते हो, साथ ही साथ में आप अपनी उम्र की भी सीमा का ख्याल रखोगे। तो 65 वर्ष की उम्र की सीमा मैक्सिमम होती है इनकी। अनूप चंद्र पांडे जी 65 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं और 65 वर्ष कंप्लीट होते ही इनका कार्यकाल खत्म हो गया। तो अनूप चंद्र पांडे वर्तमान में रिटायर हो चुके हैं। तो अब वर्तमान में केवल अपने 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में 2 ही सदस्य बचे हुए हैं। 2 सदस्य में एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी और एक और चुनाव आयुक्त हैं अरुण गोयल जी। 2 बचे हैं, एक रिटायर हो गए। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, राजीव कुमार ये वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और एक और कमिश्नर बचे हुए हैं अरुण गोयल। 2 कमिश्नर होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, उनमें से एक रिटायर हो गए हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार में 37 साल तक काम किए, फिर जून 2021 में ये शामिल हुए थे चुनाव आयोग में और अब रिटायर हो रहे हैं। भारतीय चुनाव आयोग की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को यह स्थापित किया गया था, गठित किया गया था। इसलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय मतदाता दिवस या नेशनल
वोटर्स डे मनाते हैं हम लोग, नेशनल वोटर्स डे। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। क्लियर है जी। आगे, फरवरी 2024 में आईआरसीटीसी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? आईआरसीटीसी, आप इंडियन रेलवे में जाते हो तो चाहे आप आजकल टिकट बुक कर रहे हो या फिर बहुत सारी चीज़ें जो ऑर्डर करते हो, खाना वगैरह या बहुत सारे प्रोडक्ट रेलवे के यूज करते हो, ये सब आईआरसीटीसी के तहत प्रोवाइड किया जा रहा है। आईआरसीटीसी के तहत ट्रेन भी अब चलाई जा रही है। कुछ ट्रेन जो है कुछ प्राइवेट ग्रुप से यहाँ के द्वारा इसके द्वारा चलाई जा रही हैं। आईआरसीटीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अब कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों संजय कुमार जैन। कहने का मतलब ये है कि आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे का ही एक यूनिट है, जो कि थोड़ा सा मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मिलकर के चलाया जाता है। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो इसके अब ये होंगे नए अध्यक्ष और चेयरमैन। ठीक है जी, संजय कुमार जैन। कब तक के लिए? ये 31 दिसंबर 2026 तक या अगले आदेश आने तक नियुक्त रहेंगे। आईआरसीटीसी की स्थापना 1999 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, यहाँ पर कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं, इनका हम लोग रिकॉल करेंगे। जैसे रणजीत कुमार अग्रवाल को अभी आईसीएआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अजय कुमार चौधरी एनपीसीआई के नॉन एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए गए हैं। नवीन तहलियानी को टाटा डिजिटल का एमडी सीईओ, रवि कुमार झा एलआईसी म्यूचुअल फंड का एमडी सीईओ, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र चौधरी भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख, पवन कुमार वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार, पीएस धीरेन्द्र कुमार कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अनिल कुमार लोहाटी ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा वाइस एडमिरल एएन प्रमोद नौसेना संचालक के महानिदेशक, जय वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति अरविंद पनगड़िया की 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। आगे, आज लास्ट डे है दोस्तों ऑफर का आखिरी दिन है 16 तारीख है और इसके तहत आपको 80% का डिस्काउंट दिया जा रहा था ना, 80% का डिस्काउंट लागू है। जीएस सफलता बैच आप मात्र 399 में अभी ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच लगभग समाप्त होने को है, तो आप वीओडी फॉर्मेट में वीडियोस पा जाओगे। फटाफट से कोई सब एग्जाम हो आप जाकर के इसको लेकर ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। और इसके अलावा लोको पायलट बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो, सबसे ज़्यादा लोग इसी को ज्वाइन कर रहे हैं। एसएससी कॉम्बो बैच है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। उत्तर प्रदेश जीके करंट अफेयर ये तो फ्री भी कर दिया गया है एक दिन के लिए, तो आप इसको भी ₹1 में ज्वाइन कर सकते हो यूपी जीके का। ठीक है ना, अभी कल है आपका एग्जाम यूपीपी का, तो उसके लिए आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। एनजेटी ऐप पर ये सारी चीज़ें मिलेंगी। कूपन कोड में यूज करना है बसंत, BASANT, बसंत कूपन कोड यूज करने पर आपको ये ऑफर का फायदा मिलेगा। अगला, पीएम मोदी द्वारा यूएई में उद्घाटन किए गए बीएपीएस हिंदू मंदिर का निर्माण वास्तुकला की किस शैली में किया गया? तो पीएम मोदी ने अभी यूएई में जो बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है, ये किस शैली में बनाई गई है? नागर शैली में बनाई गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आज बीएपीएस हिंदू मंदिर के बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानेंगे। ये वो मंदिर है और इसमें 7 गुंबद हैं। ठीक है ना, अगर आप देखोगे काउंट करोगे तो 7 गुंबद ये बनाए गए हैं और ये जो है नागर शैली में बनाया गया। नागर शैली की खास बात क्या होती है कि एक मुख्य गर्भगृह होता है, गर्भगृह होता है एक मुख्य, और जिसमें मूर्ति जो मेन मूर्ति होती है वो स्थापित की जाती है और सामने ऐसे एक चबूतरा टाइप का होता है, उसके बाद मंदिर जो है स्टार्ट होता है। तो ये नागर शैली की खूबी है, मतलब कि नागर शैली की विशेषता है। नागर शैली में ही दोस्तों राम मंदिर भी बनाया गया है। अयोध्या का राम मंदिर मैंने आपको बताया था, ये भी नागर शैली में। और यहाँ पर बीएपीएस हिंदू मंदिर जो यूएई में बनाया गया है अबू धाबी में, ये भी नागर शैली में। इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने 14 फरवरी को किया अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के द्वारा ये बनवाया गया है। 5 महत्वपूर्ण फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे 27 एकड़ की जमीन पर ये लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया गया है। इसमें तापमान, दबाव, भूकंपीय गतिविधि, इन सब की निगरानी के लिए इसमें हाईटेक टेक्नोलॉजी सेंसर यूज किए गए हैं। 300 से ज्यादा सेंसर ऐसे शामिल हैं। मंदिर के निर्माण में किसी भी धातु का उपयोग नहीं किया गया है, जैसे कि राम मंदिर में भी नहीं हुआ है। अयोध्या के राम मंदिर के समान ही वास्तुकला की नागर शैली जो है ये नागर शैली में ये बनाए गए हैं मंदिर।
और इस मंदिर में 18 लाख ईंटें, 7 लाख मानव घंटे यानी कि ह्यूमन आवर, मतलब इतने लाख घंटे जो है काम किए गए हैं इस पर। 1.8 लाख घन मीटर राजस्थान के बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। राजस्थान के ही बलुआ पत्थर का, गुलाबी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल राम मंदिर में भी हुआ है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। अच्छा, राम मंदिर पर मैंने आपको 25 क्वेश्चन की एक वीडियो दी हुई है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एग्जाम से पहले अगर आपको ये वीडियो नहीं देखा है आपने, तो फिर क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली आपके 1-2 क्वेश्चन छूट सकते हैं। ये 25 क्वेश्चन आप जरूर देख कर जाओ, आपका 1-2 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को किस अनुच्छेद का उल्लंघन बताते हुए रद्द किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल रात को इस पर मैं वीडियो बनाने वाला था, लेकिन लाइव क्लास के चक्कर में वीडियो बन नहीं पाई। तो चुनावी बॉन्ड योजना जो है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है तत्काल प्रभाव से। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को बताया है कि अनुच्छेद 14 का ये उल्लंघन है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 ये क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। ठीक है, यानी कि कानून सभी के लिए समान है। तो यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किया गया है। ये है क्या, इसको समझो पहले। वैसे अगर टाइम मिला आज तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना करके समझा दूंगा कि ये क्यों बैन किया गया है, क्या कारण थे, इससे किसको फायदा हो रहा था, किसको नुकसान हो रहा था, कैसे जो रूलिंग पार्टी होती थी वो इसका हमेशा फायदा उठाती थी। ठीक है, वैसे आपको बता दें 2019 में ये लाया गया था। ठीक है ना, चुनावी बॉन्ड योजना। इसके तहत होता क्या था कि जो कोई भी अगर मान लो किसी को अगर डोनेशन करना होता है किसी पार्टी में, तो वो एसबीआई का बॉन्ड लेता था और फिर उसके थ्रू वो डोनेशन कर सकता था। ठीक है ना, तो लेकिन उसमें पारदर्शिता नहीं हो पाती थी। एसबीआई को ही वालों को ही पता रहता था कि भाई कौन पेमेंट कर रहा है, कितना पेमेंट कर रहा है और किस पार्टी को पेमेंट कर रहा है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, बीजेपी जो सबसे अमीर पार्टी है, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है, सबसे ज्यादा फंड ये पाती है, इसमें एसबीआई की तरफ से मान लो आ रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन्स वगैरह में दिखाया जाता था कि इस कंपनी ने इतना डोनेट किया हुआ है, लेकिन किस पार्टी को डोनेट किया है, कब डोनेट किया है, ये कहीं डिस्क्लोज नहीं होता था। बस ये बताया जाता था कि हाँ, पार्टी डोनेशन में इस कंपनी का इतना अमाउंट गया हुआ है। ठीक है, और एसबीआई से ही हो सकता था। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई की कोई बपौती नहीं है, तो इसको तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि पारदर्शिता होनी चाहिए। एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट, अभी आप कहोगे कि अब तक क्या कर रही थी सुप्रीम कोर्ट, अभी तक क्यों नहीं कही? 2019 से ये लागू किया गया है। एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट है या भारत का कोई भी न्यायालय है, जुडिशरी है, उसका एक सिस्टम होता है। जब वहां पर याचिका दायर होती है, जब वहां पर केस पहुंचता है, तभी वो कुछ कर सकती है। भले से कोई जज हो, वो पर्सनल लेवल पर देख रहा है कि हाँ ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है जब तक कोई व्यक्ति उसके खिलाफ कोई याचिका लेकर वहां पर ना पहुंचे, है ना। तो यहाँ पर अभी ऐसा मामला पहुंचा, इसको लेकर के इन्होंने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द किया है। ठीक है, अनुच्छेद 14 के तहत कि एसबीआई को पहले नंबर तो ये नहीं करना है कि केवल एसबीआई में ही हो सके। दूसरी बात, चुनावी बॉन्ड कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, किस पार्टी को दे रहा है, ये भी पारदर्शी होना चाहिए। ठीक है ना। तो और बाकी अगर आपको और अच्छा से समझना है डिटेल में, तो आप ट्रेंडिंग सेक्शन में जाइएगा और वहां पर वीडियो आज दिन में कोशिश करूंगा मैं इस पर लाने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। तो इसको ला दिया जाएगा, तो उसमें आपको और अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मोटा मोटा यहाँ पर समझ लो कि क्यों विपक्ष ने आरोप लगाया कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो इसका ज़्यादा फायदा उठा सकती है। तो उसके पीछे कारण ये एसबीआई ही है। एसबीआई एक सरकारी बैंक है, आप जानते हो। तो इस सरकारी बैंक है, हो सकता है सरकार जो रूलिंग पार्टी में हो वो इस पर दबाव डालकर, प्रेशर डाल करके यहाँ से जानकारी निकलवा लेती हो। तो इसको पता है कि भैया किस पार्टी में कितना फंड जा रहा है, लेकिन अपना वाला किसी को नहीं बता रहे हैं, या किसी और को किसी प्रकार से पता नहीं लग पा रहा है। तो अपना जब जान रहे हैं कि इनके यहाँ ज़्यादा फंड जा रहा है, तो भैया भेजो ईडी को। तो ऐसी कुछ कयास हो सकते हैं, है ना। तो ऐसा तर्क दे करके ये बताया जा रहा है। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवाएं शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? ये राज्य बन गया है उत्तराखंड। पहली बार हुआ है भारत में जब हेलीकॉप्टर इमरजेंसी चिकित्सा सेवा, मेडिकल सेवा के लिए भेजी जाएगी। तो इससे फायदा ये होगा कि मान लो जैसे जो रिमोट एरिया है, जो पहाड़ी एरिया है, जो बहुत दूर दराज के गांव हैं, वहां पर किसी को इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत हुई, चिकित्सा की जरूरत हुई, तो वहां पर पहुंच नहीं पाती हैं गाड़ियां वगैरह जल्दी से, तो वहाँ हेलीकॉप्टर चिकित्सा सेवा से वो लोग अच्छे हॉस्पिटल में तुरंत पहुंचाए जा सकेंगे।
तो यहाँ पर इसको शुरू किया गया है ऋषिकेश में, ऋषिकेश एम्स के लिए। ऋषिकेश में एम्स है, एम्स मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो वहाँ के लिए शुरू किया गया है कि हेलीकॉप्टर्स जाएंगे आसपास दूर दराज एरिया में, अगर कोई भी मान लो मरीज है इमरजेंसी कंडीशन में है तो उसको वहाँ पर लाया जाएगा। ऐसा किया जा रहा है संजीवनी परियोजना के तहत। तो अब उत्तराखंड बन गया है हेलीकॉप्टर आपातकालीन सुविधा वाला देश का पहला राज्य। उत्तराखंड को आप यहाँ पर देख पाओगे। अच्छा, उत्तराखंड अभी चर्चे में रहा यूसीसी बिल को लेकर के, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को लेकर के। इस पर भी मैंने वीडियो दी हुई है, आप लोग उसको देखे भी होंगे, शायद नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। पुष्कर सिंह धामी जो हैं ये यहाँ के सीएम हैं और इन्होंने इस पर बिल ला करके बाकायदे एक्ट बनाया और लागू कर दिया है। उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला, उत्तराखंड लागू करने वाला संवैधानिक तरीके से पहला राज्य बन गया है। ठीक है, बाकी डिटेल्स यहाँ पर है, आप रीड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? ये एक्चुअली में संयुक्त राष्ट्र होना चाहिए था। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग, संयुक्त राष्ट्र का सामाजिक विकास आयोग का 62वां सत्र की अध्यक्षता जो है भारत ने की है, भारत को अध्यक्षता सौंपी गई है। और यूएन में भारत की जो रिप्रेजेंटेटिव है वो है रुचिरा कंबोज जी, और रुचिरा कंबोज ने इसकी अध्यक्षता की हुई है। ठीक है, तो 62वां ये सेशन था, इंडिया इस बार चेयरमैन से पाया हुआ है। तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके अलावा गरीबी उन्मूलन के लिए जो 2030 का एजेंडा रखा गया है उसकी प्रगति में तेजी कैसे लाई जाए, इसको लेकर के यहाँ पर बातचीत हुई। तो सामाजिक विकास आयोग का 62वां सत्र था, इसकी अध्यक्षता आप कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ठीक है ना, और अध्यक्षता भारत को रिप्रेजेंट करने वाली रुचिरा कंबोज कर रही है वहां पर। अगला क्वेश्चन, एसबीआई कैपिटल मार्केट का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो एसबीआई कैपिटल मार्केट ने अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है, किसे? बीरेंद्र बंसल को। बीरेंद्र बंसल, इनका नाम याद रखना। अनिल कुमार लोहाटी तो ये ट्राई के, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हुए हैं। ये हैं वीरेंद्र बंसल, अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कैपिटल मार्केट। एसबीआई की ही एक यूनिट है एसबीआई कैपिटल मार्केट। एसबीआई के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है और इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। क्लियर है ना? तो ये एसबीआई कैपिटल के रहेंगे वीरेंद्र बंसल जी। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज की वीडियो से, और आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ में टेलीग्राम पर जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अच्छा, एक चीज़ और, आपको जो यूपी जीके का, यूपी करंट अफेयर का ये सब पढ़ाया गया, क्लासेस ली गई हैं, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर भेज दी गई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और कल के लिए, कल एग्जाम के लिए आज से ही ऑल द बेस्ट यूपी पुलिस वालों के लिए। ठीक है, जाओ आराम से झूम के एग्जाम दो, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा आपको। आराम से बस धैर्य बना करके जो भी पढ़े हुए हो उसको रिकॉल करते हुए जा करके वहाँ पर पेपर देना है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो वह सरोजिनी नायडू बनी थी। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस की थीम इनोवेट रखा गया था 12 फरवरी को। आज आपको क्या बताना है, फरवरी 2024 में आईसीएआई का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों मैंने बताया था, आज आपको उपाध्यक्ष बताना है। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये भी बता दीजिए। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। और हाँ, बुक जो है ये अवेलेबल है, अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो ऑर्डर कर सकते हो एमजीटी ऐप पर जाकर के। मिलेंगे दोस्तों अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।